फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की। एक्चुअली मैंने इरोडॉफ की पूरी सीरीज चला रखी है, बट 273 से लेके 279 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं 5th यूनिट के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले क्वेश्चंस हैं वो एक्सरेज पे और कॉम्पटन इफेक्ट पे, राइट। तो अगर आपको वो क्वेश्चन समझने हैं तो पहले आपको कॉम्पटन इफेक्ट को समझना पड़ेगा, इसकी डेरिवेशन समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में ये किस पे बेस्ड है और कैसे इसका फॉर्मूला आता है, राइट। उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं कॉम्पटन इफेक्ट पे सारे बेटर समझ में आएंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले कॉम्पटन इफेक्ट को समझते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, राइट। देखिए बच्चों, कॉम्पटन इफेक्ट क्या बोलता है कि कॉम्पटन इफेक्ट बोलता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी फोटोन है, ठीक है ना। फोटोन है जो ऐसे आ रहा था, मान लेते हैं इसके पास कोई भी वेवलेंथ थी, लेटर से इसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, राइट। तो जब भी कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, किससे टकराता है, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करता, राइट रॉन्ग। ये मैं प्रूव करूंगा क्यों नहीं करता, वो बाद में प्रूव करेंगे हम, तभी थोड़ा के क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि जैसे ही कोई भी फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो ये स्कैटर हो जाता है, मतलब कि फोटोन इस ऐसे चला जाएगा मान लो, और इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाएगा मान लो। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये फोटोन जा रहा है, राइट रॉन्ग। फोटोन की वेवलेंथ ना बदल जाती है, फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा डैश हो जाती है, राइट रॉन्ग। अगर लैम्डा डैश हो जाती है तो मतलब आप क्या समझे कि फोटोन की वेवलेंथ बढ़ी या घटी, तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। लेकिन आप इतना समझो कि एक्चुअली यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं, इसको फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। और जिस एंगल पे ये इलेक्ट्रॉन गया है उस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, राइट रॉन्ग। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, राइट। अब ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर कैसे डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ, ये हमें चेक करना है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग एक्चुअल में हो क्या रहा था यहाँ पे। आप ऐसा मान के चलिए कोई भी फोटोन जब आता है किसी वेवलेंथ का, राइट रॉन्ग, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो एक्चुअल में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ रहे थे ना, तो हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होती है, राइट रॉन्ग। वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी तो एनर्जी पे डिपेंड करती है ना, ठीक है भाई। और काइनेटिक एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। वैसे ही यहाँ पे भी सेम बोला गया है कि जो वेवलेंथ होती है ना फोटोन की, वो एक्चुअल में इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, तो स्कैटरिंग एंगल पे और साथ में इनिशियल वेवलेंथ पे, राइट। तो इस कॉम्पटन इफेक्ट में हम यही प्रूव करेंगे कि जो फाइनल वेवलेंथ हमारे पास आ रही है ये वाली लैम्डा डैश, दिस लैम्डा डैश डिपेंड्स ऑन पाई एंड लैम्डा, इनिशियल वेवलेंथ एंड द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इज दैट क्लियर? चलिए, सबसे पहले आपको इसको जानने से पहले ना थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेगी जो एक्चुअल में कोई बताता नहीं है यहाँ पे, राइट। हालांकि वो यहाँ की बात भी नहीं है, आप ऐसा मान के चलिए इस कंसेप्ट को आप पढ़ोगे अपनी इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ ताकि डेरिवेशन में कोई तरह की दिक्कत ना आए। देखो मेरे पास ना दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और एक होता है रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, राइट। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन अब चलेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बहुत हल्का पार्टिकल है, राइट रॉन्ग, और उसकी स्पीड जो होगी बहुत हाई होगी। जब भी क्योंकि फोटोन से टकराएगा तो फोटोन की स्पीड ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। तो आप ऐसा मान के चलिए इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बहुत हाई होगी, तो उसके बाद रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होगा, राइट। किसी भी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, P इक्वल टू गामा एम इंटू वी। और रिलेटिविस्टिक एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं गामा इक्वल्स टू, सॉरी, इसको हम लिखते हैं एनर्जी इक्वल्स टू गामा एम सी स्क्वायर। अब यार ये गामा क्या है, किसी को पता है गामा क्या होता है, तो बताएगा। गामा एक फैक्टर है जिसको हम लॉरेंज फैक्टर बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/√1 - v² / c²। क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंज फैक्टर। लॉरेंज बिश्नोई नहीं है भाई, प्लीज याद रखें, ठीक है ना। लॉरेंज बिश्नोई कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे इसको, लॉरेंज फैक्टर बोलेंगे, राइट। लॉरेंज फैक्टर का मतलब ये हो गया कि भाई ये फैक्टर एक्चुअली आप ऐसा मान के चलिए कि जब हम रिलेटिविस्टिक थ्योरी पढ़ते हैं ना, अभी आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, हालांकि आप एच सी वर्मा की रिलेटिविस्टिक थ्योरी भी पढ़ सकते हैं बुक में से, राइट। या फिर आप कहीं और से रिलेटिविस्टिक थ्योरी पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक्चुअल में जब टाइम डिलेशन होता है या कुछ भी होता है, वहाँ पे एक फैक्टर बार बार जुड़ रहा है, उस फैक्टर को हम एक लॉरेंज फैक्टर बोल देते हैं। दैट इज 1/√1 - v² / c², राइट। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है भाई। अब ध्यान से देखें, हमें एनर्जी चाहिए मोमेंटम की फॉर्म में, तो हमने क्या करा, हमने ना इस लोरेंज फैक्टर का स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी।
स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास क्या है, गामा स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यस और नो? इसको हम लिख सकते थे गामा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, राइट? कोई दिक्कत नहीं इसमें। बहुत बढ़िया, मैं तो बोल रहा हूँ दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई पाप तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें एक काम करते हैं, इसमें मास के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे में, राइट? इधर भी और इधर भी, तो दिक्कत तो नहीं। मल्टीप्लाई तो क्या आया, ध्यान से देखो, मास का स्क्वायर गामा का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस मास का स्क्वायर गामा का स्क्वायर वी का स्क्वायर इक्वल टू मास का स्क्वायर सी का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। ध्यान से देखें, ये मास का स्क्वायर गामा का स्क्वायर और वी का स्क्वायर क्या है ये? क्या ये एक्चुअली आप ये मान के चले रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है ये किसी पार्टिकल का, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ मोमेंटम का स्क्वायर? तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, राइट? तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अंदर बचा गामा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बन गया रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत किसी को? मुझे लगता नहीं है वैसे कोई दिक्कत होगी, होनी तो नहीं चाहिए, राइट और रॉन्ग? एक काम करते हैं, यहाँ से गामा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से गामा स्क्वायर की वैल्यू आएगी गामा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरे पास गामा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। गामा स्क्वायर की वैल्यू आती है, मैं क्या करूंगा, एनर्जी वाले टर्म को स्क्वायर कर देता हूँ, राइट और रॉन्ग? एनर्जी की टर्म को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एनर्जी की टर्म को स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर एम स्क्वायर सी की पावर 4 आ गया। आया? ध्यान से देखें, स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा गामा स्क्वायर करके, राइट? तो एनर्जी का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज गामा स्क्वायर? गामा स्क्वायर की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, इट इज ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं एम स्क्वायर सी की पावर 4 की। तो यहाँ से आपके पास एक बढ़िया सी टर्म निकलती हुई नजर आएगी। इट इज व्हाट, इट इज एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। तो आपसे जब भी कोई रिलेटिविस्टिक एनर्जी पूछे ना कोई भी इलेक्ट्रॉन की, आपको ये वाली टर्म बोलनी है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी इज द अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। एनर्जी इज नथिंग, इट इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 क्या रूट। इतनी एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल के पास जो रिलेटिविस्टिक चल रहा हो, राइट और रॉन्ग? जिसकी स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, राइट? तो ऐसे मास को हम ऐसा मान के चलते हैं, उसके बाद रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है। दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंडीशन है, राइट? ठीक है भाई। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब आपको आराम से कॉम्पटन इफेक्ट की डेरिवेशन समझ में आ जाएगी, राइट रॉन्ग? अब कॉम्पटन इफेक्ट पे आते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट में हमने पढ़ा कि यार हमारे पास ना एक्चुअल में एक दो वेवलेंथ होंगी, एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट रॉन्ग? और इस तरीके से वो एक्चुअल में क्या कर रहे होंगे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और वेवलेंथ जो होगी वो चेंज हो जाएगी, राइट रॉन्ग? तो चेक करते हैं भाई। सबसे पहले आप मान के चलिए कि जब इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के वक्त आप ऐसा मान के चलिए मोमेंटम भी कंजर्व था और एनर्जी भी कंजर्व थी, राइट रॉन्ग? इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियली कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी फिलहाल mc स्क्वायर, समझ में आ रही है? और मोमेंटम इसका क्या था, इनिशियली जीरो था। रिलेटिविस्टिक बात कर रहा हूँ मैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। अब फोटोन की बात करते हैं। फोटोन के पास इनिशियली मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम को हम p1 बोल रहे हैं, फाइनल मोमेंटम को हम p2 बोल रहे हैं, राइट रॉन्ग? इसके पास इनिशियल एनर्जी जो थी वो कितनी थी, हो जाएगी p1 इंटू सी, और इसके पास फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, p2 इंटू सी। तो ये होगी हमारी एनर्जीज, आंसर देखें। और इसके पास क्या हो जाएगी, एनर्जी ई हो जाएगी, राइट? ठीक है भाई, ये बातें हमें समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मोमेंटम को कंजर्व करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्विंग मोमेंटम, कंजर्विंग मोमेंटम अलोंग एक्सिस, राइट? एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंटम कंजर्व करें तो सबसे पहले फोटोन को देखते हैं। फोटोन के पास कितना मोमेंटम था, p1 था। इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम कितना था, इनिशियली जीरो था। बाद में फोटोन के पास मोमेंटम कितना है, इट इज p2 cos phi। और इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम कितना है, इट इज, मैं ऐसा मान सकता हूँ इसका मोमेंटम अब p हो चुका है, लेटर से p cos थीटा, where phi is the angle of scattering and theta is the angle of deflection, right? So let us conserve these all। मैंने लिखा p1 इक्वल टू p2 cos phi प्लस p cos थीटा।
यहाँ से हम क्या करते हैं, पी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। इट इज P1 माइनस P2 कॉस फाई। मुझे लगता है पहली इक्वेशन में किसी को कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। इट इज द इक्वेशन नंबर 1, राइट और रॉन्ग, में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं कंजर्विंग मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग अब सोच के देखते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम कितना था? फोटोन के पास कोई मोमेंटम नहीं था, इलेक्ट्रॉन के पास कोई मोमेंटम नहीं था। फाइनली से देखें तो P2 sin phi इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द फोटोन एंड P sin थीटा इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सुनो, अगर इसको हम कंजर्व करें तो लिखेंगे 0 इक्वल्स टू P2 sin phi माइनस P sin थीटा बस। तो P sin थीटा की वैल्यू यहां से बेटा क्या बन रही है? इट इज P2 sin phi। तो मुझे लगता है आपको दो इक्वेशन समझ में आई होगी कि इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, ऊपर वाली को इक्वेशन नंबर हमने 1 बोला था। अब ये दोनों इक्वेशंस को ज़्यादा ध्यान से देखें सब लोग, ठीक है ना। दोनों इक्वेशंस को ज़रा ध्यान से देखें एक बार। ये दोनों इक्वेशन आपको जो दिख रही है, आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअल में दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में एक बार P1 सॉरी P cos थीटा, एक बार P sin थीटा है। अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, कोई पाप तो नहीं हो जाएगा? बोल भाई, कोई पाप नहीं होगा, राइट और रॉन्ग। तो हम एक काम करते हैं, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला दोनों को ऐड कर देते हैं स्क्वायर करके, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस, राइट। अगर हमने ऐसा किया तो ध्यान से देखें, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखें ये आ जाएगा P1 माइनस P2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस P2 साइन फाई का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखिए तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है? 1 होता है। चलो इसको इसका होल स्क्वायर खोलते हैं फटाफट से। P1 का स्क्वायर आ जाएगा, P2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, माइनस का 2P1 P2 कॉस फाई आ जाएगा, प्लस का इसका क्या आ जाएगा? P2 का P2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, इस वाली टर्म को देखो और इस वाली टर्म को देखो, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? P2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और उसकी वैल्यू तो हमें पता है, पी स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बचेगा सिर्फ, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और बचेगा क्या? 2P1 P2 कॉस फाई। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 अपना, इसको हम यूज करेंगे बाद में। इस रिजल्ट को हमने निकाल के रख लिया, तो हम बाद में यूज करते हैं, राइट और रॉन्ग। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है भाई। अब ये दो इक्वेशन से हमने दो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, दोनों को सॉल्व किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिससे हमें मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया, राइट और रॉन्ग। अब बात करते हैं भाई एनर्जी कंजर्वेशन की, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएंगे तो ध्यान से देखें, इनिशियली तो हमारा जो फोटोन था, फोटोन के पास कितनी एनर्जी थी भाई शुरू में? P1 इंटू सी थी ना? बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम तो नहीं था, लेकिन रिलेटिविस्टिक एनर्जी तो थी, कितनी थी? mc स्क्वायर थी। बहुत बढ़िया। और फाइनली इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? फोटोन के पास एनर्जी P2 इंटू सी। और इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हो चुकी है? ई एनर्जी हो चुकी है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, क्योंकि अब उसके पास मोमेंटम भी आ चुका है। सुनो, इस एनर्जी के एक्सप्रेशन को मैं ऊपर डिराइव कर चुका हूँ, ये जो ई लिखा ना मैंने, इसकी एक्सप्रेशन को मैं ऊपर डिराइव कर चुका हूँ। आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, राइट। क्या आया था इसका फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। अच्छा ठीक है भाई, काम करते हैं, इसको लिखते हैं, ध्यान से देखें। P1 इंटू सी प्लस एम सी स्क्वायर प्लस P2 इंटू, सॉरी बीच में यहाँ पे इक्वल टू आएगा, तो ध्यान रखिए कुछ मैं गलती ना करूँ। P2 इंटू सी प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। आया था एक्सप्रेशन टी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 ना, अंडर रूट में, वही मैंने यहाँ पे लिखा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होगी। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड्स, राइट। इसका भी पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत? या एक काम हम कर सकते हैं, अभी स्क्वायर करने से पहले मैं थोड़ा सा और आसान आपका काम बनाऊं, तो इसको P2 को इधर ले आओ। P1 माइनस P2 इंटू सी प्लस एम सी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट। अब जल्दी हो जाएगा स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी स्क्वायरिंग कर देते हैं, इधर भी स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो इधर से तो भाई ये रूट छम्मा छम्मा हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। इधर स्क्वायरिंग करते हैं, चलो क्या आएगा भाई? P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर सी की पावर 4, इधर क्या आएगा एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें कोई दुविधा मुझे लगता तो नहीं है, वैसे दुविधा होगी कोई, राइट। एम स्क्वायर सी की पावर 4 से एम स्क्वायर सी की पावर 4 खत्म हो गया, राइट और रॉन्ग, बस यही बचेगा। अच्छा और कोई टर्म नहीं आएगी, एक टर्म आप मिस कर रहे हो बेटा। तो देखो आपने इसका होल स्क्वायर खोला है, ये जो होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है तो आपने ए का स्क्वायर तो कर दिया, बी का स्क्वायर भी कर दिया, लेकिन प्लस 2ab तो आएगा है ना, प्लस 2ab तो आना चाहिए। क्या लिख दें, प्लस का 2 इंटू एम सी स्क्वायर इंटू पी वन माइनस पी टू इंटू पी, मैंने कोई टर्म लिख दी, इसमें कोई दिक्कत। ध्यान से देखो सब में ना एक चीज कॉमन आ रही है, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, खत्म हो गया ना सबका। ठीक है भाई, क्या बचा इधर बताओ, ये बचा 2mc पी वन माइनस पी टू प्लस, मैं तो बोल रहा हूँ इसको होल स्क्वायर खोल देते हैं, पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर माइनस 2p1 p2, और ये जो पी स्क्वायर बच रहा है ना, पी स्क्वायर की वैल्यू मैं कहाँ से उठा लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 से देखो ध्यान से, पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है ना ये, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बच्चों आपको पता है, लगा देते हैं वैल्यू, पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर और माइनस 2p1 p2 कोस फाइव, आया ना, पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर से पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर खत्म हो गया, बढ़िया। तो देखें इस 2p1 p2 को ना इधर ले आते हैं, तो क्या बचेगा 2mc p1 माइनस पी टू इक्वल टू 2p1 p2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस फाइव, इसमें कोई दिक्कत, 2 से 2 छम्मा छम्मा हो गया, राइट और रॉन्ग। एक काम करते हैं, इस p1 p2 को नीचे ले आते हैं, राइट, p1 माइनस पी टू डिवाइडेड बाई p1 p2 इक्वल टू 1 बाय एम सी 1 माइनस कॉस फाइव, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब मुझे कौन बताएगा कि मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन को हम क्या लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है एक्चुअल में ई बाई सी या फिर एच बाई लैम्डा, क्योंकि आपको पता है ना मोमेंटम का रेस्ट मास जीरो होता है, और क्या बोल रहा हूँ, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है, राइट। तो इसलिए हम इसको एम इन टू बी तो नहीं लिखते हैं, राइट और रॉन्ग, मोमेंटम जो होता है फोटोन का वो क्या होता है, या तो ई बाई सी या फिर एच बाई लैम्डा। तो मुझे क्योंकि लैम्डा के साथ में रिलेशन चाहिए, तो मैं एच बाई लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, राइट। तो क्या लगाऊंगा, पी वन इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फोटोन, तो क्या लिख दूं एच बाय, पी टू इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो एच बाय लैम्डा डैश, है ना, क्योंकि हमने लैम्डा डैश माना था ना फाइनल मोमेंट, फाइनल वेवलेंथ को। बिल्कुल चेक करते हैं, चलो भाई नीचे क्या लिख दें, नीचे लिख देते हैं एच बाय लैम्डा इंटू एच बाय लैम्डा डैश इक्वल टू 1 बाय एम सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, राइट। एक एच से एक एच खत्म हो गया है ना। इसको अगर सॉल्व करें तो ध्यान से वो लैम्डा लैम्डा डैश को ऊपर ले आते हैं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बचेगा और इक्वल टू एक एच उधर चला जाएगा, तो एच बाई एम सी 1 माइनस कोस फाइव, और इसी वेवलेंथ के चेंज को डेल्टा लैम्डा से हम जानते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं रिड्यूस या रिडक्शन ऑफ द वेवलेंथ, या फिर हम बोलते हैं इसको इट इज द कॉम्पटन शिफ्ट या फिर वेवलेंथ शिफ्ट, राइट और नो, एच बाई एम सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हमारी वेवलेंथ का चेंज है, तो हमारा कॉम्पटन शिफ्ट है, वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेवलेंथ, राइट रॉन्ग, मतलब कि लैम्डा डैश की अगर बात करें तो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, साथ में एक स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है, इज दैट क्लियर। बिकॉज एम और सी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, क्योंकि रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, और सी भी क्या है कांस्टेंट, एच भी क्या है कांस्टेंट। तो ये जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है हमारा, तो कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज, डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इसमें कोई दिक्कत। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में यहाँ से प्रूव हो रहा है कि कॉम्पटन का इफेक्ट बोलता है कि भाई जब भी कोई फोटोन किसी भी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो एक्चुअल में वो स्कैटर हो जाएगा, और स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करेगी उसकी नई वेवलेंथ, इज दैट क्लियर, और ऑल्सो डिपेंड करेगी उसकी पुरानी वेवलेंथ पर, ठीक है। तो जब एक्चुअली ग्राफ बनाया गया ना, तो ग्राफ में पहले ऐसा कुछ ग्राफ आया था, राइट, बाद में जब ग्राफ बनाया गया तो उसमें हल्का सा चेंज आया, तो उसको बोलते हैं हम, राइट रॉन्ग, बाद में ग्राफ कुछ ऐसा बना जिसको हम बोलते हैं कि वेवलेंथ शिफ्ट हो गया हमारा, राइट रॉन्ग, इसको हम बोलते हैं कि हम, मतलब कि हमारा वेवलेंथ जो है शिफ्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा मुझे सोच के बताओ, डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, सोच के बताओ, कॉस फाई कैसा है, कॉस फाई तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू, है ना, और 1 से कम आएगी, डेल्टा लैम्डा तो पॉजिटिव आ रहा है ना। डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, कि वेवलेंथ बढ़ी या घटी, सोच के बताओ, वेवलेंथ तो बढ़ेगी ना, ऑब्वियस सी बात है, कैसे बढ़ेगी, अच्छा एक और चीज, एक और तरीके से बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो,
जब कोई भी फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया तो उसने कुछ एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन को दी होगी, तो क्या फोटोन की एनर्जी घटी होगी तो फ्रीक्वेंसी घटी होगी, और फ्रीक्वेंसी घटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ तो बढ़ेगी ना। अरे हाँ या ना, डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव ही आना चाहिए था। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, हीरोटॉप के मैं जो आगे के क्वेश्चन सब करवाऊंगा 279 के बाद, वो इस फॉर्मूले पे ही डिपेंड करेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये फॉर्मूला और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ। अगर आप हीरोटॉप की सीरीज को पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कॉम्पटन इफेक्ट के जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं उससे पहले आप ये डेरिवेशन जरूर देख लीजिएगा, आपको मदद मिलेगी और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। कोई और कॉन्सेप्ट अगर आपको बहुत टिपिकल लग रहा है, आपको समझना है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। और अगर आपको मेरे अपडेट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा चैनल, साथ में मुझे कुछ सजेशन भी दे सकते हैं टेलीग्राम पे। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो वो भी आप भेज सकते हैं, राइट। तो अगर आपको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।